एक आदमी जिसके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब था फ्रीडम, लेकिन दुनिया ने उसे डेंजरस कहा। ये ध्यान रखना, उनका जब फिर प्रोसेस शुरू होता है तो फिर बहुत कठिन है उसको झेल पाना। एक आदमी जिसने डेजर्ट में दुनिया बसाई, लेकिन देखते ही देखते उसकी दुनिया वापस से मिट्टी बन गई। हरिद्वार के झाड़ियों में रहने वाले संत लोग भी उसकी पुस्तक पढ़ते रहते, रजनीश जी। कोई उसे गुरु कहता था तो कोई क्रिमिनल। ये कहानी है उस आदमी की जिसे दुनिया समझ नहीं पाई। ओशो, एनलाइटेड मास्टर कहो या मिसअंडरस्टूड रैपर। ओशो का जन्म 1931 में हुआ। नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। बचपन से ही वो हर चीज पे सवाल उठाते थे। भगवान क्यों है, ये स्पिरिचुअलिटी क्यों है, धर्म क्यों है। उनका कहना था सच्चाई किसी किताब से नहीं, एक्सपीरियंस से प्राप्त हो सकती है। 1960 के दशक में जब दुनिया एक नई सोच की तलाश में थी, तब ओशो ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ज़ोरबा द बुद्धा। अपने काम के लिए बुद्धा की तरह कंसिस्टेंट और कॉन्शियस तो रहो, लेकिन जिंदा दिल भी रहो ज़ोरबा की तरह। यानी स्पिरिचुअल भी रहो और लाइफ को सेलिब्रेट भी करो। उनके लिए मेडिटेशन का मतलब लाइफ को पूरी तरह जियो। ओशो की विचारधारा एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। इंडिया में मान लो दो पार्टी है, एक बीजेपी एक कांग्रेस। कुछ लोग बीजेपी के साइड हैं, कुछ लोग कांग्रेस के साइड हैं। ऐसे में इमेजिन करो मेरी एंट्री होती है एक नई पार्टी को लेकर, जो ना ही बीजेपी की विचारधाराओं को मैच करती है ना ही कांग्रेस की, लेकिन मैं उन दोनों के बटे हुए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते लगता हूँ। इसलिए दोनों पार्टीज को दिक्कत होती है मेरी सोच विचारधारा से और मेरा खंडन शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ ओशो के साथ भी हुआ। फिर मुझे जो कहना है उसको समझने वाले थोड़े से लोग कम से कम यहाँ हैं। मौत तो आनी है सो आएगी, मगर मैं अपनी बात कह के जाऊंगा। फिर पुणे में ओशो ने एक आश्रम बनाया जहां ध्यान का मतलब साइलेंस नहीं एनर्जी था। वहां ओशो के चाहने वाले यानी उनके भक्त रेड कपड़े में नजर आते थे और गले में एक माला होती थी ओशो के फोटोज की बनी हुई। उनके फॉलोअर्स को सन्यासिन्स भी कहा जाता था। वहां लोग हंसते रोते चिल्लाते और इसी में वहां लिबरेशन मिलती थी। लेकिन 1970 तक तो पुणे एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बन गया जहां लोग अमेरिका यूरोप से आने लग गए। लेकिन ओशो ने जब पब्लिक में अश्लीलता, हिपोक्रेसी और पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना चालू किया तो मीडिया ने उन्हें एक अश्लील गुरु के नाम से पॉपुलर कर दिया। उनके क्रिटिक्स के लिए वो शॉक थे, लेकिन फॉलोअर्स तो उनको एकदम प्योर दिल का इंसान मानते थे। 1981 में ओशो हेल्थ के लिए अमेरिका गए और वहां उन्होंने बनाया रजनीशपुरम, उनकी अपना एक साम्राज्य जो एक डेजर्ट के बीचों बीच। 7,000 लोग, अपनी पुलिस, अपना एयरपोर्ट और अपना साम्राज्य। ये ड्रीम लग तो रहा था ओशो के लिए पूरा होते हुए, लेकिन जल्दी पॉलिटिक्स और ईगो ने सब बिगाड़ के रख दिया। अमेरिका के बड़े बड़े लीडर ओशो की पॉपुलैरिटी को देखकर डरने लग गए। मैंने ये सुना सर कि अमेरिका में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था ओशो जी का। इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि वहाँ की सरकार भी सोचने लगी थी कि ये व्यक्ति बड़ा पावरफुल होता रहा है। और ये चीजें सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में पॉपुलर होने लग गई। इससे इफेक्ट पड़ा इस्लाम को, क्रिश्चियन को और हिंदुइज्म को भी। उन्होंने क्रिश्चियन लोगों को सबसे ज्यादा अपनी सोच की तरफ आकर्षित कर लिया। ऐसे कई कंट्रीज की पार्लियामेंट ने तो ओशो पे बैन तक लगा दिया अपनी कंट्रीज में आने के लिए। देश की पार्लियामेंट ने निश्चित किया हुआ है कि वो उनके देश में प्रवेश न कर सके। उनकी सेक्रेटरी मां आनंदशीला पर बहुत सीरियस चार्जेस लगे, बायो टेरर, फ्रॉड, कॉन्स्पिरेसी। ओशो ने कहा उनका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस पूरी स्पिरिचुअल दुनिया को एक नया मार्गदर्शन देने वाले ओशो को ही ब्लेम किया गया इस चीज के लिए। 1985 में उनको अरेस्ट कर लिया गया और इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। रजनीशपुरम खत्म तो हो गया, लेकिन उनका आइडिया अभी तक जीता रहा। वापस पुणे आकर उन्होंने अपना नाम बदला। अब वो भगवान रजनीश नहीं, ओशो नाम से प्रचलित हो गए। ओशो एक वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है ओशियनिक, यानी एक्सपीरियंस में समा जाना। 1990 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी टीचिंग, मेडिटेशन और टेक्निक्स लोगों के अंदर जाके बस गई। उनका पूरा आश्रम अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट करता है। आज डिकेड बाद भी ओशो दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं। किसी के लिए वो डिवाइन रेबल हैं, तो किसी के लिए कन्वर्सेशनल कल्ट लीडर। बट सच्चाई तो ये ओशो को समझा नहीं, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो कौन था ओशो? एक मैनिपुलेटर, एक मिस्टिक, शायद दोनों, या कोई भी नहीं।
क्योंकि जैसा वो कहते थे, रिबल रेवोल्यूशन अपने अंदर ही होती है। अगर ये स्टोरी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।